नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से एक प्यारा सा सेशन लेकर हम सब आपके समक्ष हाजिर हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के 24 मई में पूछे गए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस, और हम कंप्लीट 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं इस सेशन में। और आपको इस सेशन से क्या प्रॉफिट होने वाला है, अगर आप एसएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एफसीआई, अगर ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है। आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन एक खूबसूरत सवाल के साथ। देखिए डियर, सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है, इसकी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसका मान, चलिए देखते हैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। डियर, अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको बताना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं, समझते हैं। अगर इसे मैं a मानता हूं और ये b है तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ऊपर वाला। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 957 -932 का होल स्क्वायर। जैसे दोनों का डिफरेंस लेंगे ये बनेगा 25। 25 का स्क्वायर, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625। 625 इस सवाल का डियर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरे प्यारे भैया देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो 3 से कट जाता है। देखिए 3 से कोई नंबर कैसे कटेगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए क्या ये नंबर 3 से कटेगा, तो 3 से कोई नंबर कटने के लिए उसको 3 या 3 के फैक्टर को काट दीजिए। जैसे मैं यहाँ 2 और 1 दोनों को जोड़ दूं तो 3 बनेगा, और ये 3 से बड़े आराम से कट जाएगा। इसी तरह से 6 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 12 भी 3 से कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि या तो आप 3 बनाइए या तो 3 का कोई मल्टीपल बनाइए और उसको 3 से काटते चले जाइए। अगर पूरी तरह से कट जाए तो समझिएगा कि नंबर कटेगा। जैसे यहाँ पर 5 और 4 9 कट गया, 9 भी कट गया, 3 और 3 कट गया। ये देखिए 7 और 2 9, मतलब ये पूरी तरह से 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन है कि कौन ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य है, कौन ऐसा नंबर है जो 3 से विभाज्य है। और जब हमारा आंसर पहला आ गया तो हमें दूसरा तीसरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है घूंघट उठा के देखने की, मतलब कंफर्म करते हैं पक्का वही लड़की है ना जिससे हमारी शादी हुई थी। तो चलो अगर इस तरह के इरादा वाले कोई अगर है तो वो चेक कर लेंगे कि हाँ भाई पक्का वही लड़की है ना। देखो चेक करो, 5 4 9, ये 9, ये देखो 6 3 9। भैया ये 7 जो है 3 से नहीं कटेगा पूरी तरह से, इसको 6 + 1 लिखेंगे, 6 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरह से देखो 6 3 9, 4 2 6, 9 कट गया, 8 5 13। 13 का मतलब हुआ कि 3 + 3 + 3 + 3, ये सब कट जाएगा 3 से, लेकिन डियर 1 बच जाएगा। इसी पे देखो 3 कट गया, 6 कट गया, 7 3 10 2 12, 5 2 7, 7 को लिख सकते हैं 3 + 3 + 1, तो ये कट गया, ये कट गया, 1 बच गया। जब हमें आंसर एक बार में आ गया कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है और पहला ही ऑप्शन है जो 3 या 3 का मल्टीपल कट रहा है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फटाक दे आंसर लगाना है और अगले सवाल की ओर मूव कर जाना है। चलिए डियर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इतना वक्त नहीं देना है, जैसे क्वेश्चंस दिखे हिट करो, आगे बढ़ो। इतना कंफर्म होने की जरूरत नहीं है, कंफर्म ही कंफर्म है, सही है। चलो, कह रहा भाई इसका मान बता दो क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है कि 4q + 4 डिवाइड 5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -40
1। अब 1 सेकेंड में इसका आंसर दे दो जल्दी, मेंटली बताओ। 4 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49 में से 41 को घटा दो 8। अब 5 का स्क्वायर 25। 25 में से 8 को घटा दो 17। अब ये हो गया 64 में 4 जोड़ो 68। 68 डिवाइड मतलब इनटू, यहां देखना ये 17 था, 17 का रेसिप्रोकल कर दो 1/17। 17 कट गया, इसको 4 बार में काट देगा 4। मेरे प्यारे भैया आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी लगा देना। ऑप्शन नंबर डी लगा के सभी साथी हमारे आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल डियर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, जिसके अंश में 50% की वृद्धि हुई और उसके हर में 28% की कमी हो गई। तो जो नया फ्रैक्शन बना वो 25/36 बन गया। तो बताइए उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी होगी। मैं आपको ऐसा मजेदार तरीका दूंगा, सेकेंडों में उड़ा दोगे। पूछा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा, वास्तविक में ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा। हमारा क्वेश्चन है कि वास्तविक में भिन्न बताओ कि वो फ्रैक्शन कितना होगा। मैंने अपनी मर्जी से x/y मान लिया। और डियर किसके बराबर हो जाता है, देखो ये दिया हुआ है 25/36 के बराबर हो जाता है। जितना हो जाता है उसको लिख लो। अंश में 50% बढ़ाया गया, जब बढ़ाया गया तो 100 में ऐड कर देना 100 प्लस, और माइनस करने जब कमी बोले तो 100 में से घटा देना। जब अंश में बढ़ाया गया तो 100 में जोड़ेंगे 150, लेकिन ऊपर नहीं नीचे। तो 100 में 50 जोड़ो 150। 28 की कमी तो 100 में से 28 घटा दो 72, लेकिन हर में नहीं ऊपर। क्वेश्चन बोला है हर में तो हम अंश में, और अंश में बोला है तो हर में काट दो। 36 का टेबल पढ़ लो 2 बार, 25 का टेबल पढ़ लो 6 बार, 2 1 कम 2, 2 3 6। मेरे प्यारे भाई 1/3 लगा के आगे बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भैया, क्वेश्चन को बस समझते चलिए किस टाइप से क्वेश्चन को करना है। कह रहा है कि एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पे 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। बात को ध्यान से समझिएगा। मुद्रित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, जो उसकी अंकित मूल्य है, सूची मूल्य है। जब एक दुकानदार उसकी एमआरपी पे 10% छोड़ता है, उसके बावजूद भी वो 12% लाभ कमाता है। तो कह रहा है कि मुद्रित मूल्य और क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य बोला फिर मुद्रित मूल्य, इनका रेशियो क्या होगा। डियर एक रिलेशन याद रखिएगा, बहुत काम का रिलेशन है। कभी भी अगर कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एमआरपी मतलब मुद्रित मूल्य, इन दोनों का रेशियो पूछे तो आपको करना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूं कितना आसानी से सवाल निकलेगा। आपने क्वेश्चन में क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य मतलब सीपी और एमआरपी का रेशियो पूछा है। तो 100 में से डिस्काउंट परसेंट को घटाइए, तो 100 में से डिस्काउंट 10 का दिया था, तो 100 में से 10 घटेगा 90% आ जाएगा। और 12% का लाभ हुआ, लाभ मतलब प्लस, यहां देखिए प्लस माइनस, लाभ होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112%। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 2 का टेबल 45 बार, 2 का टेबल 56 बार। इसका मतलब है 45/56। अगर हम सीपी और एमआरपी को रेशियो में लिखें तो सीपी रेशियो एमआरपी हो जाएगा 45/56। देख लीजिए 45/56 कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा के डियर आगे बढ़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए, बहुत ध्यान से सवाल को पढ़िए। कि एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिजली की बिल की राशि में 5% की छूट मिलती है। जो उसकी टाइम है उससे अगर आप पहले चुकता कर देंगे तो 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने के लिए एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिला। एक ऐसा इंसान था जो एकदम मासूम इंसान था, उसने जो बिल डेट था उसके पहले ही चुकता कर दिया। मतलब ये हुआ कि उसको 5% का छूट मिला होगा, उसको 5% का डिस्काउंट मिला होगा, 5% छूट मिला होगा, और यही 5% किसके रुपया के बराबर है, तो 20 रुपया के बराबर है। तो कह रहा कि उसके बिजली के
बिल की राशि कितनी थी, मतलब ये बताना है कि उसको वास्तविक में कितने रुपए का बिल पे करना था। तो कोई भी दुनिया का चीज कितना परसेंट होता है, 100%। आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज कितना परसेंट होता है, 100%। उसको बिल पे करना था, वो भी अपने आप में 100% रहा होगा। तो अगर 5% को 100% बनाना है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई डियर इसमें भी कर दो, तो 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसको 400 रुपए का बिल पे करना था, उसको 400 रुपए का बिल पे करना था। बिजली का बिल जो था उसे 400 रुपए का पे करना था डियर। 400 रुपए का बिजली का बिल पे कर देगा। बड़े आराम से समझ आ गया, आगे बढ़िए। अगला सवाल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ और बेहतरीन अप्रोच के साथ सिखाऊंगा। कह रहा कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य से 28 रुपए कम पर बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। कह रहा है कि एमआरपी पे अगर हम 28 रुपया छोड़ भी दे, ध्यान से समझिएगा, जो इसकी अंकित मूल्य है, अगर हम इसकी कीमत से 28 रुपया छोड़ देते हैं, अगर 28 रुपया चलो हम छोड़ के भी बेचते हैं, 28 रुपया छोड़ भी देते हैं, उसके बावजूद भी वस्तु का सीपी जो है, सीपी कितना है, 560 रुपया, मतलब 560 रुपए में खरीद के लाए थे, अब बेचे होंगे, तो उसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। डियर समझने का कोशिश करना कि अगर कोई 560 रुपए में खरीद के लाया और उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 560 का 20% हो जाएगा डियर, जरा समझने का प्रयास करना, 112 रुपया होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो 560 रुपए का 20% होता है 1/5, तो यहां से 112 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 112 जैसे ही जोड़ोगे तो इसका मतलब हुआ कि 600, 112 जोड़ दो तो 672 रुपया। अब 672 रुपए में बिका होगा कब, एमआरपी पे 28 रुपया छोड़ने के बाद ये बिका होगा 672 रुपये। मतलब अगर मैं 28 नहीं छोड़ता तो ये 700 रुपया उसकी अंकित मूल्य होता, एमआरपी होता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसे एमआरपी पे बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, अगर उसे एमआरपी पे बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब अगर एमआरपी पे बेचा जाता तो 560 रुपए की चीज 100 रुपए पे बेची जाती तो उसको प्रॉफिट हो जाता डियर 140 रुपए का। यहां पर देखिएगा 140 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, किस पे, 560 पे, और इंटू 100 कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है, तो ये कट गया 4 बार में और ये कैंसिल कर देंगे 25%। ये इसका पूरा कंप्लीट मेथड है। अब देखिए एग्जाम में कैसे करना था, इतना समझिए। क्वेश्चन बोला कि एमआरपी पे हम 28 रुपया छोड़ देते हैं, एमआरपी पे 28 रुपया छोड़ने हैं, उसके बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर उसे एमआरपी पे बेचा जाए, मतलब ये 28 रुपया अब नहीं छोड़ेगा। देखो 20% तो बेचारा वो पहले ही प्रॉफिट कमा रहा है, 28 छोड़ने के बाद भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वो 28 नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब है कि एमआरपी पे बेचेगा तो 28 नहीं छोड़ेगा, तो 28 रुपया का और मुनाफा हो जाएगा, किस पे, इस 560 रुपए पे, और इंटू 100 कर दो, प्रतिशत मिलाना है तो ठीक है। यहां से 0 से 0 काट दो, 28 का 2 बार और ये 5 बार, इसका मतलब है कि 20 और 5 25% का ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये हम एग्जाम में इतना आसानी से करके कर सकते, ये पूरा कंप्लीट तरीका। और वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाता हूं, जिसे हम एसिम कॉन्सेप्ट के नाम से बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हर एक चीज को प्रॉपर सिस्टम में समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि संख्या दिया है 5, 6, 8 का चतुर्थ समानुपात। मैंने बताया था जब भी आपसे रेशियो लिखना हो तो दो नंबर 5 और 6 को रेशियो में, प्रपोर्शन के लिए 4 बिंदी लगा दीजिए, है ना। गाना सुने हैं, बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी, तो वही वाली बिंदी यहां लगा दिया। अब क्या करना है डियर समझना, इस क्वेश्चन मार्क के जगह हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये देखो 5 रेशियो को बट्टे में लिख दो और इसे भी बट्टे में लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर 8 गुणे 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा 48 में 5 से भाग दे दो, 5 9 45, 9.6, 9.6 मेरे प्यारे भाई, खटाक दे करो आंसर, आगे बढ़ जाओ।
इस तरह से हमें बड़ी आराम से चीजों को करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। या दूसरा अप्रोच बताता हूं, दूसरा तरीका। ये 5 का कितना गुणा है, देखो ये 5 का 1.6 टाइम्स है, तो ये 6 का 1.6 कर दो तो 16 6 96 और ये पॉइंट लगा दो। तो इस तरह से भी अप्रोच लगा के कर सकते हो। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास बहुत ही तबीयत वाला तरीका है, बहुत तबीयत वाला। बस आपको समझना है, चीजों को सीखना है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस का मेरे पास कुछ ना कुछ एक यूनिक तरीका है, यूनिक अप्रोच है, यूनिक कॉन्सेप्ट्स है, उसको आपको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आप उसको समझने का प्रयास करिए। कह रहा कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है, 39 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसका एवरेज बाल 51 kg है। हम टीचर को भी शामिल कर लेते हैं तो वजन जो है 51.2 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना है, डियर समझने का प्रयास करिए। एक अच्छा खाला क्लास था, 30, मैं मेथड से भी समझा दूंगा, अप्रोच भी बता दूंगा। 39 बच्चे हैं क्लास में और हर बच्चा ऐसा बोला जा रहा है कि 51 किलोग्राम का है, तभी तो एवरेज ऐसा मान सकते, एवरेज है। तो अब एक मास्टर साहब आ गए और इन मास्टर साहब के आने से क्या हुआ, 51.2 kg हो गया। अब समझो जो मास्टर आया होगा वो 51 kg से बड़ा आया होगा। कैसे भाई, क्योंकि अगर वो मास्टर 51 kg का आता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग 51 का वजन रखे हुए। अब 51 से बड़ा आया है, अब वो 51 से कितना बड़ा आया है ये चीज समझना होगा। तो देखो ये 0.2 वजन ज्यादा बढ़ाया है, मतलब जितने भी लोग रहे होंगे सबकी वजन 0.2 kg बढ़ गया। अब बताओ ये 0.2 kg कितने बच्चे बढ़े होंगे, तो पहले से 39 बच्चे थे और एक मास्टर साहब वो भी एक मेंबर है, सदस्य है, तो 40 लोग हो गए, मतलब सबकी वजन बढ़ गई होगी, है ना। अब मेरे प्यारे भाई ऐसे समझो 51 प्लस अगर हम 40 में 0.2 का गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 8। तो 51 में 8 जोड़ दीजिए तो ये 59 kg। इसका मतलब है जो मास्टर साहब आए हैं ना वो 59 kg का है। अब तरीका से सिखाता हूं, अगर आपको ये नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसे समझिए। पहले 39 बच्चे थे और सभी बच्चे का वजन था एवरेज 51 kg। अब इसमें क्या हुआ, एक मास्टर साहब आ गए, मतलब एक आदमी इजाफा हो गया, अब 40 हो गए और एवरेज जो था पहले से अब हो गया 51.2, मतलब यहां से 0.2 बढ़ गया, ठीक है भाई। अब जिस मेंबर को, जिस आदमी को हम समूह में ग्रुप में शामिल किए हैं या भगाए हैं उसकी वैल्यू कैसे निकलता है देखिएगा। हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब डियर बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा। 51.1 में जब होगा तो ये 51.1 हो जाएगा और 39 का टेबल जब दो बार पढ़िएगा तो ये हो जाएगा 7.8 और यहां से जैसी जोड़ेंगे तो ये 59 आ जाएगा। जो मास्टर आए हैं वो 59 kg का है। तो देखिए मैं आपको एक एसिम कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया, लॉजिक, और एक तरीका सिखा दिया इसका मेथड। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। धुआं उड़ाना है ना, धुआं उड़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो ये पहले बताओ। क्वेश्चंस धुआं की तरह जानी चाहिए ना, कैसे धुआं की तरह जाएगा, जब आपके पास कंसेप्ट में पावर होगा। जब कंसेप्ट में पावर होगा तो ऑलरेडी क्वेश्चंस बेहतर बनेंगे। कह रहा कि दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है। पात्र मतदाता का मतलब हुआ कि जितने लोग का उसमें नाम था, वोटर आईडी में नाम था, उसमें से 80% ने वोट डाला। 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और एक प्रत्याशी को 10,545 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस को सक्सेसिव कंसेप्ट से करते हैं। मैं आपको 2-3 तरीका बता दूंगा, ट्री मेथड बता दूंगा, सक्सेसिव बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा। देखो सबसे पहले मान लो कि पात्र मतदाता एक्स है। अब उसमें से क्या हुआ, 80% लोग वोट डाल दे, तो 80% जैसी बोलू ना तुरंत याद आना चाहिए 4/5, मतलब 5 में से 4 लोगों ने वोट डाला, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और 5% वोट अवैध हो गया, मतलब 5% का मतलब हो गया 1/20। 20 में से एक वोट को बर्बाद कर दिया गया, कोई काम का नहीं, तो 20 में से एक बर्बाद हो गया, तो जितने वोट डले उसमें से इतने वोट एक बर्बाद हो गया, तो इतने तो काम के थे। और जितने वोट डले उसमें से एक आदमी चुनाव जीत रहा है जो कि डले हुए वैध मत, ये वैलिड वोट है, ये जो वोट है ना ये अवैध नहीं है, ये वैलिड है
क्योंकि मैंने अवैध को पहले ही निकाल लिया, उसका 75%, 75% मतलब 3/4, और वही बराबर है 10,535। बस खत्म। अब सवाल को कुछ है ही नहीं, देखो काट दो, 4 से 4 काट दो यहां से, डियर यहां से समझना, 3 से काट दो, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15, ये हो गया। देखो 19 से काट दो, 19 का एक बार पढ़ोगे 19 ही कम 19, 19 अट्ठे 152, 19 पच्चे 95। तो डियर एक्स की वैल्यू बन जाएगा 185 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो पात्र मतदाता है यहाँ पर 18,500 हो जाएगा। तो 18,500 लगा दो, टोटल जो वोटर लिस्ट में नाम है लोगों का 18,500 है। कितना आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है। इसे सक्सेसिव कंसेप्ट कहते हैं डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखने का, समझने का प्रयास करिए। ये बहुत बढ़िया सवाल क्या कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि 2 साल में इतना और 3 साल में इतनी हो जाती है। मान लीजिए कि कोई पैसा है, पता नहीं है, अब वो पैसा 2 साल के बाद, जैसे ही 2 साल होगा तो वो पैसा हो जाएगा 10,890, और 3 साल के बाद मतलब यही पैसा 3 साल के बाद मेरे प्यारे साथी 11,979 रुपया हो जाएगा। अब आप बताइए, कोई पैसा 2 साल में इतना हो रहा है, 3 साल में उतना हो रहा था, अब इन दोनों के बीच में बताइए, इन दोनों के बीच में समय का गैप कितना है, टाइम का गैप कितना है, तो समय का गैप है 1 साल, और इस 1 साल में पैसा कितना बढ़ा है, तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए। तो आपको पता चला कि 1089 रुपया मतलब 1,089 रुपया का हमें इंटरेस्ट मिला 1 साल में। तो 10,189 रुपया हमें इंटरेस्ट मिला है, ये हमें इंटरेस्ट मिला है किस पे, प्रिंसिपल पे। तो ये प्रिंसिपल रहा होगा, ये अमाउंट रहा होगा, ये मूलधन रहा होगा, ये मिश्रधन रहा होगा। तो लिखिए नीचे 10,890 परसेंट निकाल लीजिए 100। तो डियर यहां से पता चला कि रेट जो परसेंट है, दर प्रतिशत जो है 10% है। अब कोशिश करिएगा कि यहां भी जब रेट परसेंट 10% है, यहां से यहां भी 10% रहा होगा, ठीक है। अब 10% 2 साल में, तो देखिए क्या होगा, 10% 1/10, तो 10 बन गया होगा 11, 10 बन गया होगा 11। इसका मतलब है कि पैसा पहले रहा होगा 100, ये बन गया 121। अब 121 बता रहा है 10,890 को इसमें गुणा हुआ होगा 90 का, तो इस 100 में भी 90 का मल्टीप्लाई कर दें तो डियर ये बन जाएगा 9,000 रुपया। और 9,000 रुपया लगा के आपको क्या करना चाहिए, आगे निकल जाना चाहिए। देख रहे हैं किस तरह से, क्या अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को एकदम बाबू सोना की तरह सॉल्व किया जा रहा है। यही अप्रोच आपको सीखना है, और इसी अप्रोच को हम लोग एसएम कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। कोई भी क्वेश्चंस के पीछे एक उसके बिहाइंड में एक बहुत अच्छा एकदम लॉजिक चल रहा होता है। अगर आप उस लॉजिक को पकड़ पाने में सक्षम हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर एक धनराशि पर 16% की, डियर यहाँ गौर करिएगा, 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन, मिश्रधन मतलब प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 16% का मतलब ये हो गया 16/100। अब ये 4 से कैंसिल कर दे तो ये 4/25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल ये है तो डियर ये जो हमें मिल रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है इतना सा बात। अब समझिए कि कोई राशि 16% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 सालों में, टाइम कितना दे दिया 2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कभी भी, तो जो प्रिंसिपल दिख रहा है, जो डेनोमिनेटर दिख रहा है उसको लिखिए, और टाइम जितना लिखा उसको पावर कर दीजिए। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। मतलब मैंने अपनी मर्जी से प्रिंसिपल को 625 मान लिया। इससे फायदा क्या होगा, 2 साल की बात है तो 2 भागों में बांट दीजिए। ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, पहला साल हो गया, और ये डियर हमारा सेकेंड ईयर हो गया, दूसरा साल हो गया। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो देखिए 16%, तो 16% हमें यहां भी 16% से यहां भी 16% को हम 4/25 बोलेंगे, और यहां भी 16% को हम 4/25 बोलेंगे। जब हम 625 का 4/25 करेंगे तो ये 100 रुपया आ जाएगा, और यहां भी डियर 100 रुपया आ जाएगा। जब हम फर्स्ट ईयर में होंगे तो कोई ब्याज नहीं लग रहा, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन हम सेकेंड ईयर में होंगे तो इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो इस 100 का
जब आप 4/25 निकालेंगे तो ये आपको 16 रुपए का इंटरेस्ट और मिलेगा। तो देखिए 100 प्लस 100 200 और 200 में 16 जोड़ देंगे तो 216 रुपया हमें मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं आपसे बोलूं अमाउंट बताइए, तो 625 रुपया हमारा खुद का पैसा और 216 रुपया हमें एक्स्ट्रा पैसा, मतलब हमारा ये ब्याज हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 841 रुपया हमारा अमाउंट बनेगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं डियर, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, सपोज करिए 1 मिनट रुक जाइए, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ऐसे समझिए 841 यूनिट की वैल्यू बन जाएगा। यहां से दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 3364। अब यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितने बार में मेरे प्यारे साथी, 1 यूनिट का मान बन जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा। क्वेश्चन पूछा कि बताइए राशि कितना होगा, तो पैसा कितना होगा, तो पैसा 625 यूनिट माना हो तो 625 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500 रुपया। 2500 रुपया लगा के मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ जाइएगा। 2500 रुपया इस सवाल का क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए भैया, एग्जैक्ट आंसर। जल्दी से बताइएगा, क्लियर है ना एकदम, एक एक बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना बताते चलिए। अब ये देखिए कितना आसान सा सवाल आपसे पूछ लिया गया। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² दिया हुआ है। यहां देखिए पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7। हमें आर बताना है, त्रिज्या कितना होगा मेरे प्यारे साथी। यहां से कैंसिल कर दीजिए, 11 का टेबल या 2 से पढ़ दीजिए, 2 से 11 बार में, 2 छिक 12 और यहां से 2 9 18 और 2 तिहाई 6, 11 से पढ़ दीजिए, 11 11 कम 11, 11 छिक 66 और 11। क्लियर। अब हमें बताना है r² की वैल्यू। तो यहां से देखिए 4r² बराबर 69 इंटू 7, तो r² बन जाएगा 63 इंटू 7/4। मेरे प्यारे भाई 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7 इंटू 7/4 और ये रूट लगा दो। 9 का मतलब 3 इंटू 3 तो एक बाहर आ गया, 7 इंटू 7 एक साथ बाहर आ गया और 4 को 2 इंटू 2 एक 2 बाहर आ गया। 21 का आधा डियर, 21 का आधा मतलब 10.5, 21 का आधा मतलब 10.5, आंसर लगा दो। 21 का आधा मतलब 10.5, 10.5 सेंटीमीटर लगा के सभी भैया सभी दोस्त हमारे कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। यहाँ देखो ये क्वेश्चन समझना, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया 4πr² और ये 64 डियर, यहाँ पर पाई भी है, 64 पाई है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 4 से कैंसिल कर दीजिए 16 बार में, तो r² बराबर 16, तो r बराबर हो जाएगा √16 मतलब 4। क्वेश्चन पूछा कि आप इसकी वॉल्यूम बताइए, तो गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। ऑप्शन पे निगाहें मारो, ऑप्शन पे पाई दिख रहा है, सब में पाई दिख रहा है, पाई की मान नहीं रखनी है। 4/3, पाई को पाई रहने दो, r³, r की वैल्यू 4 आया, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 4 4, 4 को 4 बार करेंगे 256, 256 π/3, 256 π/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी लगाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल डियर देखने के समझने का प्रयास करिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। ये सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि cot 75 का मान दे दिया है, cot 75 का मान दिया है 2 - √3। जब cot 75 दिया है तो हम यहीं से डियर tan 15 डिग्री बता सकते हैं, क्योंकि tan 15 यही होगा 2 - √3। और जब tan पता चल गया तो tan का उल्टा होता है cot, तो cot 15 का मान इसका उल्टा कर दो 1/2 - √3। परिमेयकरण करेंगे तो 2 + √3/2 + √3। डियर समझने का प्रयास करिएगा, 2 + √3, ये देखो a - b a + b, a² मतलब 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 + √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो नीचे 1 आ गया, आंसर बनेगा 2 + √3। तो डियर 2 + √3 लगा के आगे बढ़ जाइएगा अगले सवाल पे। चलिए
देख रहे हैं कैसे हम लोग बड़े आराम से सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिएगा क्या करा है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार की गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त होता है, तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करिए। ठीक है, दो प्रकार के गेहूं है, एक मेरे प्यारे भाई चीपर सस्ता और महंगा। महंगा को डीएरर बोलते हैं, ये डीएरर है, चीपर है। कह रहा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ देखिए 70, ये 18 रुपये का 1 केजी, प्रति केजी मतलब 1 केजी का दाम 18। महंगा वाला हमें पता नहीं है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया गया, इन दोनों को मिक्स किया गया और जो मिक्सचर तैयार हुआ उसका दाम है 20 रुपया पर केजी। अब आप बोलेंगे सर आपको ये बात कैसे पता चल गया कि ये सस्ता है? बाबू अगर ये सस्ता है तभी तो ये महंगा होगा, क्योंकि जो मान रहेगा वो 18 और इस वैल्यू के बीच में होगा। जो मिक्सचर है वो 20 है, तो मिक्सचर अगर 20 है इसका मतलब है कि सबसे सस्ता वाला 18 रहा होगा, महंगा वाला 20 के बड़ा रहा होगा, तभी उसकी जो मीन वैल्यू होगा 18 और बड़े वाले के बीच में कहीं 20 पे शिफ्ट हो रहा है। अब यहां पर इसकी रेशियो देख लो कि इसकी मात्रा कितना केजी है, 5 केजी। तो यहां पर समझ आया कि ये तो रेशियो 5 है और इसकी मात्रा 2 केजी है, तो ये रेशियो 5 और 2 का बना लिया। अब देखो 20 में से 18 गया, एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन होता है बड़े में से छोटा, तो 20 में से 18 गया 2, तो 2 अगर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 5 में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बनेगा। अब आप सोचो ये 5 कैसे बनेगा? जब ये 18 से वैल्यू बड़ा है, जब ये 18 से मीन वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब है कि ये इस वैल्यू से छोटा रहा होगा। ये क्या होता है, मीन वैल्यू अगर एक कंपोनेंट से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होगा। तो अगर 20 18 से बड़ा है तो डेफिनेटली इससे छोटा होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? ये डिफरेंस 5, तो 20 पे 5 बढ़ा दो, तो 20 में अगर 5 जोड़ दो तो ये 25 रहा होगा। देखो 25 में से 20 घटाओगे 5 आएगा, तो जो महंगा क्वालिटी का गेहूं रहा होगा ना वो 25 रुपए का 1 केजी रहा होगा। डियर समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले यहां लिखो अभी, अभी जो है वो 4 घंटे में पूरा करेगा किसी प्रोजेक्ट को, और बिंदु जो मतलब बी 12 घंटे में किसी प्रोजेक्ट को। अब पहले ये तो पता लगाओ जिस प्रोजेक्ट को पे काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है क्या। तो 4 और 12 से कटने वाला नंबर है 12, मतलब जो टोटल वर्क है, प्रोजेक्ट एक काम ही तो है, 12 है। अब 12 को 4 से डिवाइड दे दो 3, अब 12 को 12 से डिवाइड दे दो 1, मतलब ये 3 काम करेगा 1 घंटे में। 1 घंटे में 3 काम करता है और ये 1 काम करता है 1 घंटे में। कौन? बिंदु। और ये अभी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अभी 5 AM पे प्रोजेक्ट आरंभ करता है, काम कहने का मतलब है कि सुबह सुबह 5 बजे अभी ने काम शुरू कर दिया, और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं। कहने का मतलब 1 घंटा पहले अभी करेगा, फिर अगला घंटा बिंदु करेगा, फिर अगला 1 घंटा अभी करेगा, फिर अगला इसको अल्टरनेटिव वर्क बोलते हैं, बारी बारी से। इसी को सक्सेसिव वर्क भी बोलते हैं। तो 5 बजे सुबह किसने स्टार्ट किया? अभी ने। तो सबसे पहले अगर अभी ने स्टार्ट किया है 5 बजे, सुबह में 5 बजे, तो 1 घंटा अभी काम करेगा, और 1 घंटा में अभी कितना काम करता है? 3 काम करता है। इसने 3 काम कर लिए। फिर अगले 1 घंटा बारी आया बिंदु की, उसने 1 घंटा काम किया, और बिंदु ने 1 घंटे में काम किए होंगे 1 काम। अब समझ आया कि 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटे बीत गए, और 2 घंटे में टोटल काम कितने हुए? 4 काम हुए। टोटल काम हो गए 4। समझने का प्रयास करिएगा। अब मेरे प्यारे भाई हमें काम करवाना कितना है? 12 काम करवाना है। टोटल 12 काम करवाना है। इस 12 को इस 4 काम से डिवाइड दे दो, क्योंकि ये जो 4 काम है ना, ये एक पेयर का निर्माण कर रहा है। देखो कैसे पेयर बना रहा है, पहले समझो। ये 4 काम एक पेयर का निर्माण कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 लोगों की ग्रुप है और एक पेयर है, और इस पेयर को कंप्लीट करने में 2 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड दे दूं तो 4 तिहाई 12, मतलब टोटल 3 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? 3 पेयर। मेरे प्यारे भाई 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है पूरे के पूरे 12 काम फिनिश करने में
3 पेयर बन रहे हैं और एक पेयर में टाइम जा रहा है 2 घंटा, तो 3 पेयर में समय जाएगा 3 दूनी 6 घंटा, 6 आवर का समय लगेगा, 6 आवर का। अब बताइए सुबह का 5 बजे से 6 घंटा जोड़ दीजिए, सुबह के 5 बजे से 6 घंटा, 6 5 11, 11 बजेगा मेरे प्यारे भाई। सुबह के 5 बजे के बाद अगर 6 जोड़ देते हैं 11 बजेगा सुबह के, और एम हो रहा होगा 11 एम हो रहा होगा। जल्दी से बताइएगा, बातें सभी भैया को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बताते चलिए बस। चलिए यहां देखिएगा, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको देखिए क्या कर रहा है। एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है, यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर पुलिसमैन है और यहाँ पर कोई चोर है जिसको थिप बोल देते हैं, थिप। अब पुलिसमैन और चोर कितने की फासला पे हैं, 225 मीटर की दूरी पे हैं, 225 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर चोर है, पुलिस की निगाह पड़ी चोर पे, चोर अब ये इसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और जैसे ही देखा कि अरे भाई साहब पीछे पुलिस आ रहा, तो ये भी भागने लगा, दोनों भागने लगे और कहीं ना कहीं जाके दूर जाके इस पुलिस ने इस चोर को पकड़ लिया, कैच कर लिया, ठीक है। अब दोनों एक ही समय पे भागने लगे, मतलब जितना समय चोर ने लिया उतना ही समय पुलिस ने लिया। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम दोनों ने बराबर लिया है तो डिस्टेंस डायरेक्ट डिपेंड करेगा स्पीड पे, मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, समझिएगा। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। मतलब अगर पुलिस भाग रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अगर चोर भाग रहा है, यहां से चोर भाग रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा पुलिस और चोर का, पुलिस और ये चोर का स्पीड का रेशियो हो जाएगा, स्पीड का 13:11, और जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, अभी सिखाया, तो ये रेशियो सेम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पुलिस ने डिस्टेंस चले 13, पुलिस ने डिस्टेंस चले टोटल पकड़ते समय तक 13 यूनिट, और चोर कितना चला, चोर थीप चला 11 यूनिट। अगर मैं टोटल 13 मानूं, ये यहां से लेकर यहां तक 13 मानूं और यहां से लेकर यहां तक 11 मानूं, तो 13 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये 2 यूनिट बचेगा, और 2 बता रहा है 225 यूनिट को, तो 2 यूनिट बता रहा है 225 मीटर को, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा डियर 225 को 2 से भाग दे दीजिए तो 112.5 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि गणना करें पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भागेगा। तो चोर कितना दूर भागेगा, चोर यहां था, तो पकड़े जाने से पहले, पकड़ते पकड़ते इसने 11 यूनिट डिस्टेंस चला है चोर ने पकड़ाने से पहले, तो टोटल डिस्टेंस जो चलेगा 112.5 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का, और मेरे प्यारे साथी आप जैसे ही इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1137.5 मीटर। जल्दी से बताइएगा, क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ज्यादा टफ भी नहीं था, बेसिक सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लीजिए। यहां देखिए क्या करा है कि पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टून लाया, उसे पुस्तक को पैक करना था, उसने कार्टून खरीद के लेके आ गया, और जो कार्टून लाया वो 48 इंच, यहाँ देखिए 48 इंच उसकी लंबाई है, 27 इंच उसकी चौड़ाई है, और उसकी ऊंचाई पूछा है, उसको मैं h इंच मान लेता हूं कि h इंच का ऊंचाई का कोई कार्टून है, और कार्टून का आयतन दिया है 22.5। ये आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, लेकिन याद रहे ये घन फीट है, मतलब फीट को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, घन का मतलब होता है क्यूब, और ये दिया है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ऑप्शन देखिए किसमें, इंच में, कहने का मतलब है कि इसमें फुट 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 फुट 12 इंच, तो 12 इंच 12 इंच 12 इंच। अब देखिए ये इंच में था, ये भी इंच में है। अब मेरे प्यारे साथी हमें एच का मान बताना है, देखिए बड़े आराम से बता देंगे। 12 का टेबल पढ़ लीजिए 4 बार, 4 का टेबल पढ़ लीजिए 3 बार,
3 का टेबल पढ़ लीजिए 9 बार, क्लियर है। और 9 का टेबल पढ़ लीजिए, यहाँ से 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, क्लियर है। अब हमें एच का मान बताना है, बड़े आराम से बचा सकते हैं एच की वैल्यू कितनी होगी। ये देखिए, इसको हम लिख सकते थे 1.2 इंटू 2, 1.2 इंटू 2, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, और 144 में 0.2 से हो जाएगा तो ये 288, मतलब 28.8। 1 मिनट मेरे प्यारे साथी फिर से चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कोई गड़बड़ हो गया लगता है। ये देखिए 12 का टेबल 4 बार कैंसिल कर दिया, 4 से काट दिया तो 4 तिया 12, 3 से काट दिए 9 बार में, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2.5। अब इस 12 में 2.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 12 में 2.5 का मतलब होता है 5 का आधा, तो 2 का 6 बार 6 पचे 30, तो ये जो इंच हो जाएगा 30 इंच हमारा हाइट रहेगा। आंसर लगा दीजिएगा 30 इंच। कितना आसानी से सब कुछ जानकारी दिया हुआ था, बस सीधा सीधा आपको क्या करना था, अप्लाई कर देना था फॉर्मूला। ये देखिए कितने सारे मेरे प्यारे साथी, ये सब सारी बातें एक एक बात हम क्लास में कई बार लोगों को बताते हैं, कई बार रटा होगा सबको। बताइए ये x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 मैंने कितनी बार आप लोग को रटवाया है। और ये भी बोला था कि ये सब जो है रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट को एकदम दिमाग में सेट करके रखना है। एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यही होता है रिजल्ट। और ये कैसे निकलता है सभी को पता है कि अगर हमें ये निकालना हो इसके लिए फॉर्मूला होता है के क्यू माइनस 3k। कैसे निकलता है ये, के स्क्वायर माइनस 2, और ये तो दिया रहेगा के। अगर मैं मान लेता हूं थोड़े देर के लिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 2√3, इसी को मैं k मान लेता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान k है, तो ये देखिए के क्यू माइनस 3k, मतलब हमें क्या करना है डियर, इसका क्यूब करना है। तो 2√3 का क्यूब करना है माइनस 3 इंटू 2√3। अब देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा √3 का 3, √3 माइनस 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 प्लस 3 दूनी 6, 6√3। यहां से देखिएगा ये 24 है, 24, तो 24 में से 6 जाएगा, मतलब माइनस 18√3। अब डियर के स्क्वायर माइनस 2 सॉल्व कर लीजिए। के स्क्वायर माइनस 2 अगर सॉल्व करना हो तो इसे हम स्क्वायर करेंगे, तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 12, 12 में से 2 जाएगा 10, तो यहां पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के की वैल्यू माइनस 2√3, तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पे माइनस 180√3 और माइनस माइनस प्लस 2√3, 180 माइनस में और प्लस 2 मतलब 178, माइनस 178√3 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसानी से हम, ये सारी क्लासेस हमारी अलजेब्रा की क्लासेस में पढ़े मिल जाएगी आपको। अलजेब्रा की क्लासेस में बड़े आराम से कई बार मैंने डिस्कस किए हैं। यहाँ देखिएगा a प्लस 2b बराबर 27 दिया है। आपसे पूछा है डियर कि ए क्यू प्लस 8b क्यू बराबर 5427 दिया है, तो 2ab का मान कितना होगा, 2ab क्या होगा। देखिए क्यूब कर लेते हैं, आप दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर लीजिए और इधर भी क्यूब कर लीजिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और ये इधर भी क्यूब हो गया। अब यहां देखिए इतना की वैल्यू हमें दिया हुआ है 5427 प्लस, यहां देखिए 3 दूनी 6, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2ab, और a प्लस 2b का मान हमें पता है, a प्लस 2b की वैल्यू 27, 27 का क्यूब का मतलब हुआ कि 3 बार 27 को मल्टीप्लाई किया गया होगा, एक 27 को निकाल लिए, 27 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथी यहां से समझिए 3 इंटू 2ab इंटू 27 बराबर 27, अगर हम बाहर ले लें तो 27 का स्क्वायर माइनस ये 5427 को लिख सकते हैं 27 गुणे 201,
27 गुणे 201 लिख सकते हैं। अब समझिए 27 अगर बाहर आ गया तो ये बाहर आ गया, तो केवल यहां बचेगा 201। क्लियर है डियर? अब देखिए ये 27 से ये 27 कट गया, हमें 2ab चाहिए, हमें 2ab चाहिए, तो 2ab बराबर 27 का स्क्वायर 729 में से 201 घटाना है, 3 से डिवाइड मारना है। तो यहां से डियर जैसी घटाएंगे तो 528 को 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, तो आंसर आ जाएगा 176। 176 लगा के आगे बढ़ जाइए। 176 इस सवाल का क्या आना चाहिए? एग्जैक्ट आंसर आएगा मेरे प्यारे साथी, एग्जैक्ट आंसर। जल्दी से बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ये देख लीजिए। एक ड्रेस का कलर है, अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, 10%, 40%, 20%, 50%, 60 विद्यार्थी हैं। और इसके आधार पे पूछा है कि पीले रंग की पोशाक 10% का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्या खंड पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। कह रहा है पीले रंग की पोशाक, ये देखिए पीले रंग की पोशाक जो कि 10% कर रहा है, उसकी संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। पीले रंग की पोशाक 10% का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्या खंड पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो बड़े आराम से डियर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्राई करिएगा। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क पे दे रहा हूँ। इसी तरह से एक और आपके सामने पाई चार्ट पे आधारित सवाल है, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क पे रहेंगे। फिर मुलाकात होगी, जितने भी डीआई के क्वेश्चंस हैं हम एकदम अलग से आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पसंद लगा हो तो अपने साथी मित्र दोस्तों भाइयों में जरूर शेयर करिएगा। मुलाकात होगी फिर अगले एकदम अवसम सेशन के साथ, बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें हम क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वालिटी पे काम करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस जो क्वेश्चंस की तरीके होंगे डिस्कस करने का, वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का होगा। जो आपको पेपर में कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं सवालों को, वो सारी बातें पे हम चर्चा करेंगे। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी बढ़िया से करते रहिए भाई, एकदम पूरी जोश जुनून के साथ करते रहिए। कई लोग बोलते हैं सर आप मोटिवेट नहीं करते। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको बार बार किसी को अलार्म की तरह आपको अलार्म करना पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब है कि ये जोश और जुनून जो है ना आपके अंदर से पनपा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यहाँ आपके अंदर से लगनी चाहिए। तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर मोटिवेशन इस लेवल का लेके आओ कि आपको दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर की मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सेशन को जरूर शेयर करिएगा अपने साथी मित्रों दोस्तों भाइयों में। लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों।